टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस से ही स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली होता है क्या है फोटोसिंथेसिस। तो पौधा अपना जब खाना बनाता है ना, तो उसे ही हम उस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो एक्चुअली इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या आती है, अब इसकी बात आती है। तो फोटोसिंथेसिस पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या आता है। फोटोसिंथेसिस ये क्या है? प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर own food with the help of CO2 and water in the presence of light and क्लोरोफिल। ठीक, ये डेफिनेशन हो गया अपना। क्लोरो क्या है? प्रोसेस है, यानी प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करता है, अपना खुद का भोजन बनाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से। किसके प्रेजेंस में होना जरूरी है? लाइट और क्लोरोफिल। यदि लाइट और क्लोरोफिल ना हुआ तो CO2 एंड वाटर हुआ, फिर भी खाना नहीं बन पाएगा। तो ये कंडीशन है, CO2 एंड वाटर essential condition and light and chlorophyll, 4 requirements है चाहिए फोटोसिंथेसिस को अक्कर होने में। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस अक्कर कहाँ पे होता है? हम अभी पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट में, है ना। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है? लिप्स में, है ना। तो अब इसमें देखो, इसका केमिकल इक्वेशन हम बना सकते हैं CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, है ना। तो क्या बनेगा? शुगर मॉलिक्यूल बनेगा। यानी हम सिंपल वे में क्या लिख सकते हैं इसको? CO2, है ना, CO2 प्लस वाटर, है ना। CO2 का यूज किया और वाटर का यूज करके हम क्या बना सकते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है? लाइट। यहाँ पे क्या लिख दिया? लाइट एंड क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनेगा? CHO बनेगा, है ना। यानी ये शुगर ग्रुप बना। उसके बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। समझ गए? तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, वाटर का होना जरूरी है, लाइट का होना जरूरी है, क्लोरोफिल का होना जरूरी है। तब जाके क्या बनेगा? ये हमारा क्या बनेगा? शुगर, जो कि प्लांट का फूड है। तब ये जाके बनेगा। और उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज होता है एनवायरनमेंट में, है ना। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज होता है, जिसकी सहायता से क्या होता है? जिसकी सहायता से हम ऑक्सीजन अपने बॉडी में ले पाते हैं, है ना, इन आवर बॉडी। तो ये हो गया। उसका H2O कहाँ पे यूज होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम आगे पढ़ेंगे, उसमें ये प्रोटॉन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। आगे नेक्स्ट लेक्चर को हमें भी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब हो रहा होता है तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अक्कर हो सकता है, उसमें ये हेल्पफुल करता है। तो यहाँ पे देखो CO2 H2O और लाइट CHO ऑक्सीजन और H2O बन गया। अब ये हम क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल, है ना, यानी क्लोरोप्लास्ट का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत जरूरी है। फोटोसिंथेसिस क्या था? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, है ना, विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, इट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब देखो यहाँ पे कई इक्वेशन है। एक बार क्लोरोप्लास्ट से बाद में लेंगे, पहले यहाँ पे इक्वेशन चल रहे थे, इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो
यहाँ पे देखो एक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है, ठीक है, तो उसका इन केस ऑफ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसमें क्या है, H2S है, सल्फर हाइड्राइड यूज करता है प्लस में CO2, ठीक है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया वाटर यूज ना करके सल्फर हाइड्राइड यूज करता है, H2S, जो क्या बनाता है आगे जाके CHO तो बनाता है, ये बनाता है, ठीक है, प्लस में ये दो सल्फर के मॉलिक्यूल रिलीज करता है, प्लस में H2O बनाता है। तो अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था वो नहीं होगा, है ना, यहाँ पे सल्फर रिलीज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ वाटर की जगह पे सल्फर है ना, तो यानी जब ये अपना खुद का भोजन बना रहा होता है तो यहाँ पे सल्फर की जगह क्या होता है, सल्फर यहाँ पे रिलीज हो जाता है और शुगर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, ये खुद को ये अपना बनाता है। तो अब देखो यहाँ पे साइंटिस्ट को डाउट होने लगा कई साइंटिस्ट को कि एक्चुअली जो हम इक्वेशन देख रहे थे CO2 पिछले बनाया था, CO2 प्लस H2O, है ना, ये CHO बनाता है प्लस में ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लस में H2O वाटर बनाता है, हाँ? तो अब ये ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है वो वाटर मॉलिक्यूल का है या कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का है। अब ये कंफर्म कैसे हो कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो वाटर मॉलिक्यूल का है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का है, ये पता लगाने के लिए वॉन नील ने क्या किया, हैवी आइसोटोपस, ठीक है, हैवी आइसोटोपस ऑक्सीजन 18 यूज किया, ठीक है, वॉन नील्स ने, ठीक है, वॉन नील ने क्या किया, हैवी आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसने क्या किया, हैवी आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन यूज किया। तो आइसोटोप का यूज करने का फायदा क्या होता है, ये एक्चुअली में दिख जाता है, यानी कलर प्रोड्यूस कर जाता है, जिसकी वजह से क्या हमें पता चल जाता है कि ये H2O वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कहाँ पे हुई है, ठीक है, ये जहाँ पे जाएगी वहां पे ये कलर प्रोड्यूस करेगी, इसलिए इन्होंने क्या किया, हेल्दी आइसोटोप्स यूज किया, जिसकी वजह से ये कंफर्म हो गया, वॉन नील ने कंफर्म कर दिया कि ऑक्सीजन जो H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल है वो वाटर से रिलीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 18 आ गया। नील ने क्या किया, CO2 यूज किया और हैवी टॉप्स ऑफ 18 ऑक्सीजन के आइसोटोप्स यूज किया, तो देखा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो वाटर से ऑक्सीजन 18 यहाँ पे दिखाई, जो रिलीज हो रहा है तो ऑक्सीजन 18 दिखाई दे रहा है, तो इससे क्या पता चलता है, जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो वाटर मॉलिक्यूल से ही रिलीज हो, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज हो रहा है, हो गया पता। अब जो मेन इक्वेशन है, ठीक है, जो मेन इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का वो पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन है ना। केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लेते हैं और 12 H2O के मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना, एंड क्लोरोफिल, क्या बनता है, C6H12O6, ठीक है, प्लस में 6 ऑक्सीजन बाहर आते हैं, प्लस में 6H2O बनता है। अब देख लो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल वाटर के, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, क्या बनाएगा, ये शुगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाएगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा और 6 मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज करेगा,
ये मेन इक्वेशन है। अब यहां पे आता है, जब अब हम पढ़ेंगे, नहीं पढ़े, फोकस करने जा रहे हैं लाइट पे, ठीक है, इस पे फोकस करने जा रहे हैं। लाइट पे हम फोकस करने जा रहे हैं कि एक्चुअली जो लाइट है, लाइट में भी कई सारे रेज होते हैं, यूवी रेज होते हैं, सनलाइट से जो निकलते हैं यूवी रेज भी निकलते हैं ना। तो अब ये एक्चुअली कौन सा एब्जॉर्ब करता है ना, क्लोरोफिल जो है कौन सा रेंज एब्जॉर्ब करता है पिगमेंट में, जिसकी वजह से खाना बनता है। तो हम लाइट की बात करते हैं। लाइट में अब एक विजुअल रेज होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम बनाते हैं। ये क्या लाइट क्या है, क्या ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक ये रेडिएशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो क्या करता है, चेंज हो जाता है, केमिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है ना, ये केमिकल फॉर्म में है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कई सारे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये गामा है ना, गामा रेज, फिर एक्स रेज सुना होगा, उसके बाद यूवी रेज, यूवी रेज, उसके बाद आ जाता है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, उसके बाद आता है विजिबल रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, उसके बाद इंफ्रारेड रेज आ गया, उसके बाद क्या आता है माइक्रोवेव, उसका रेडियो वेव, ठीक है। अब देखो जो प्लांट यूज करता है ना, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब प्लांट जो यूज करता है ना, वो ये वाला विजिबल रेज यूज करता है। अब विजिबल रेज के भी आगे पार्ट डिवाइड होते हैं, साथ आपने सुना होगा विब गियर है ना, विब है ना, विब गियर यूज होता है। अब इसमें से भी प्लांट मेनली जो यूज करता है वो क्या, कौन कौन सा यूज करता है कि इसमें मेनली प्लांट ब्लू और रेड, ठीक है। अब ये हम कह कैसे सकते हैं कि देखो, हम क्या कह सकते हैं कि ब्लू लाइट और रेड है ना, इसको ज्यादा यूज, ये ज्यादा एब्जॉर्ब करती है पिगमेंट, हम कैसे कह सकते हैं। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है। एंजलमैन साइंटिस्ट थे, एंजलमैन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने, आपको पता होगा विजुअल रेज का रेंज कितना है, 400 से 700 nm तक है ना। तो इन्होंने, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, एक यहाँ पे क्या किया, रेंज ले लिया, ठीक है, रेंज ले लिया, और यहाँ पे 400 nm का रेंज था, यहाँ पे 500 nm, यहाँ पे 600 nm, यहाँ पे 700 nm का रेंज, इस तरह से था। तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि जो इन्होंने एक क्या लिया था, क्लेडोफोरा, ठीक है, ये एल्गी है, क्या है, ये एल्गी है। तो इन्होंने क्लेडोफोरा को ग्रोथ करवा के देखा, यहाँ पे ये एल्गी है, ठीक है। तो इन्होंने ग्रोथ करवा के देखा, तो जो इसकी ग्रोथ हो रही थी ना, वो मैक्सिमम यहाँ पे हो रही थी, यहाँ पे, ठीक है, 400 पे हुई, ठीक है, उसके बाद फिर 700 पे जाके फिर से रिड्यूस हो गई, समझिए, 700 रेंज में जाके रिड्यूस हो गई। यानी कि अब इसका पता कैसे चला कि यहाँ पे 400 nm पे ही क्लेडोफोरा ज्यादा ग्रोथ कर रही है, या
700 में जाके ज्यादा ग्रोथ करेगी। कैसे पता चला? इन्होंने क्या किया, क्लेडोफोरा के साथ एरोबिक एरोबिक बैक्टीरिया ना इनके साथ ग्रो करवा दिया। एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया क्या किया, क्लेडोफोरा के साथ एब्जॉर्ब करा दिया। ठीक है, अब जहां पे इन्होंने देखा कि क्या है, जब ये फोटोसिंथेसिस करेगी क्लेडोफोरा फोटोसिंथेसिस, तो ऑक्सीजन रिलीज करेगी ना, ऑक्सीजन रिलीज करेगी तो फिर एरोबिक बैक्टीरिया क्या की ग्रोथ सबसे ज्यादा कहां पे मिलेगी, यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे मिल रही है तो एरोबिक बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगी। और यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ, यानी ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू इन्होंने पता लगा लिया कि 400 nm और 700, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ करती है, यानी कि इस रेंज में ज्यादा ग्रोथ करती है, यानी कि जहां पे ब्लू है ना, ब्लू रीजन और रेड रीजन, वहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ मिलती है। किसने पता लगाया? एंजलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्लेडोफोरा और एरोबिक बैक्टीरिया की सहायता से पता लगाया। ठीक है, कौन कौन सा सही? 400, ठीक है, ये ब्लू और रेड मान लो यहाँ पे विब जो है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ होगी, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में ब्लू वाले रीजन पे ये ग्रोथ होगी और ये रेड वाले रीजन पे सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी। किसने पता लगाया? सॉरी, इसको एरम को काट ही दो, ठीक है, ये जो है कोई फायदा नहीं इसका, ब्लू वाले रीजन और रेड वाले रीजन पे सबसे ज्यादा किसकी ग्रोथ हुई? क्लेडोफोरा की और एरोबिक बैक्टीरिया। क्लेडोफोरा की ग्रोथ क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस इसी की है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ सबसे ज्यादा हो रही है। तो इससे कैसे क्या पता चल गया अपने को कि विजिबल रेज में भी ब्लू और रेड, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस। ये था एंगलमैन एक्सपेरिमेंट था, जिसमें क्लेडोफोरा का क्या है, ये एल्गी है, और एरोबिक बैक्टीरिया की सहायता से पता लगाया था कि कौन से रेंज में विजिबल रेस की कौन से रेंज में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस अक्कर होती है। तो अब यहाँ पे इस ग्राफ को देख के यहाँ पे एक क्या बन रहा है, स्पेक्ट्रम, ठीक है, यानी कि ग्राफ सा बन रहा है। तो वो हम ग्राफ आगे पढ़ते हैं अभी। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और एक दूसरा क्या होता है एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम। ये समझना जरूरी है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या बताता है, यानी कि कितने वेवलेंथ पे, ठीक है, कितने वेवलेंथ पे कोई पार्टिकुलर पिगमेंट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि हम ये क्या बताता है, एब्जॉर्प्शन और यहाँ पे पिगमेंट है ना, कौन से वेवलेंथ पे कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन वर्सेस किसका बात चलता है, वेवलेंथ का, वेवलेंथ वर्सेस एब्जॉर्प्शन, यानी कि कितना एब्जॉर्प्शन कौन से वेवलेंथ पे हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा में क्या है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन
एब्जॉर्प्शन कितने पे हो रहा है और फोटोसिंथेसिस कितने कर रहा है। फोटो तो उल्टा लिख दो यहाँ पे, ठीक है। एक्शन एक्सपेक्टर क्या कहता है कि फोटोसिंथेसिस कितना कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कितना कर रहा है एट ए पार्टिकुलर वेवलेंथ पे, उसको यानी अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर, हाउ मच फोटोसिंथेसिस अकर एट पार्टिकुलर वेवलेंथ, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन एक्सपेक्टर बोल देंगे। और एब्जॉर्प्शन एक्सपेक्टर यानी कि एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है लाइट का एट पार्टिकुलर वेवलेंथ, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन एब्जॉर्प्शन एक्सपेक्टर बोलेंगे। तो अब ये एब्जॉर्प्शन एक्सपेक्टर में क्या है, क्लोरोफिल का हम दो क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, हम उसका एब्जॉर्प्शन एक्सपेक्टर पढ़ते हैं। यहाँ पे हम 450 ले लेते हैं, है ना, उसके बाद यहाँ पे 500, उसके बाद यहाँ पे 650, आगे 700 फाइनल कर देते हैं। ये क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो हमने पहले क्लोरोफिल किसको देखा, क्लोरोफिल ए को देखा, तो क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन एक्सपेक्टर ना कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। यहाँ पे जाके फिर से रिड्यूस हो गया, ये क्लोरोफिल ए है। उसके बाद क्लोरोफिल बी को देखा, तो क्लोरोफिल बी क्या है, वो इस तरह से जाके, ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह से, यानी कि इसका रेंज जो है कहाँ पे है, 650 और 500 के बीच में क्लोरोफिल बी। ये क्या, क्लोरोफिल बी है और ये क्लोरोफिल ए है। तो यानी कि इसका कुछ ज्यादा ही हो जाएगी, इस तरह से हमसे पढ़ नहीं पा रहा, ये हो गया। तो एब्जॉर्प्शन एक्सपेक्टर ये है, और एक्शन एक्सपेक्टर में क्या था, इसमें हम यही यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से यूज करेंगे, 450, 500, 600, जो हमने पिछला पढ़ रखा है। इसमें क्या है, ग्रोथ होगा इस तरह से, है ना, फिर रिड्यूस हो जाएगा, फिर यहाँ पे ग्रोथ करो, यानी 6 ये और यहाँ पे रेंज में ज्यादा ग्रोथ करती है। कौन, एस्पेरोक्लेडोफोरा। ये था एक्शन, यानी कितना फोटोसिंथेसिस अकर हो रहा है, ये तो बता रखा है। ये हो गया। उसका प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि प्लांट जो है CO2 रिलीज कर रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रिस्टले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या किया, एक बेल जार लिया, ठीक है, उसमें उसने कैंडल जला दिया एक में, तो ठीक, एक में उसने क्या किया, इस तरह से उसने क्या किया, कैंडल जला दिया, और साथ में इसको, साथ में उसने क्या किया, एक चेयर रख दिया, ठीक है। फिर इसने थोड़ी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 आवर लगा लो या 2 आवर लगा लो, ठीक है, 1 आवर 2 आवर के बाद देखा क्या हो गया, इस बेल जार में, ठीक है, ये जो बेल जार है,
ये बत्ती भी क्या हुई, कैंडल भी बुझ गई, और चूहा रैट जो है, रैट क्या है, डाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, रैट की मृत्यु हो जाएगी और ये भी बुझ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये था, ये CO2 रिलीज कर रहा था, है ना, और ये भी CO2 रिलीज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे चूहे को जिंदा रहने के लिए चाहिए था ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन तो ये सारा यूज कर जाएगी और इन दोनों में कंपटीशन चल पड़ेगा, है ना। ऑक्सीजन जैसे इस जार का खत्म हो गया तो क्या ये क्या कर जाएगी, बुझ जाएगी, क्योंकि फ्लेम जब कब जलता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, और ये जिंदा कब तक रहेगी, जब तक इसको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन ही ना मिल पाएगी तो ये जिंदा नहीं रह पाएगा। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, ये डेथ होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा स्रोत नहीं था ऑक्सीजन का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ नेक्स्ट, इसने क्या किया, एक बेलजार लिया, दोबारा से प्रिस्टले ने क्या किया, एक बेलजार लिया, उसमें उसने क्या किया, प्लांट को भी ग्रोथ करवा दिया, साथ में क्या किया, यानी कि यहाँ पे ये रख लो, प्लांट ग्रोथ कर रहा है और साथ में यहाँ पे चूहा है और साथ में यहाँ पे एक कैंडल है। ठीक है, अब ये साथ में चूहा, कैंडल है और प्लांट है, तीनों चीजें। तो अब इसको एक दिन बाद भी देखा, आफ्टर 1 डेज भी देखा, आफ्टर 1 आवर ले लो, 2 आवर ले लो, वो एक दिन बाद। तो ये कैंडल भी जलता रहा, यानी कि कैंडल तो कब तक, 1 आवर में खत्म, यानी ये पूरा जल के खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, चूहा भी आफ्टर 1 आवर तक आराम से सर्वाइव कर गया। क्यों सर्वाइव कर गया, क्योंकि पौधा जो था, ठीक है, पौधा क्या कर रहा था, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था कंटिन्यूस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा था कंटिन्यूस, और ये भी कार्बन। पौधा अपना खाना, पौधे को खाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड इसने ले लिया और यूज करते रहा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन का अमाउंट था, ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का अमाउंट था वो भी नहीं रिड्यूस हुआ, नहीं हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम नहीं हुआ। ठीक है, जो चीज होना चाहिए था वही हुआ, तो जिसके कारण से चूहा भी जिंदा रहा। ठीक है, और मोमबत्ती भी जब तक खत्म नहीं हुई तब तक जलती थी, और प्लांट भी पे कुछ असर नहीं हुआ। तो यानी ये एक्सपेरिमेंट शो क्या करता है कि जब प्लांट है ना, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, समझ रहे हो, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, यदि ये एब्जॉर्ब नहीं करती कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होता, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ये अपने आप ही बुझ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यानी इससे कंफर्म हो गया कि क्या CO2 और O2 का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, थ्रू द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये था प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। अब वो फोटोसिंथेसिस अक्कर जो होता है ना, वो 2 फेज में होता है, ये 2 फेज में अक्कर हुआ। ठीक है, एक तो लाइट फेज में, एक डार्क फेज में। लाइट फेज को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। ठीक है, और डार्क में फेज में जो होता है उसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। अब लाइट रिएक्शन कहां पे अक्कर होता है, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। ठीक है, और डार्क रिएक्शन कहां पे अक्कर होता है, स्ट्रोमन। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं जो हमारा छूट गया था, क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि हमें पता ही नहीं, जब तक हमें स्ट्रक्चर पता नहीं हो तो क्या है स्ट्रोमा पता ही नहीं चल रहा ना, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड क्या है। तो उसके लिए हमें 2D स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, वो आसान रहेगा बनाने में।
इस तरह से बंद करेगा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एक पे एक, ठीक है। और ये क्या होता है, एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ लैमिना। और इसके अंदर स्ट्रोमा होगा। अब इसको रिप्रेजेंट करना है। ये जो एक इस तरह से एक डिस्क जो बना पड़ा है ना, ये जो एक डिस्क है ना, एक डिस्क को हम क्या कहेंगे, और इस डिस्क को कहेंगे थाइलाकोइड। समझ रहे हो, एक डिस्क को हम क्या कहेंगे, थाइलाकोइड। और ये इसके कलेक्शन, जब ये डिस्क पूरा कलेक्ट हो जाएगा तब उसको हम कहेंगे ग्रेना। ये याद रखना। और ये जो कनेक्ट कर रहा है इसको हम क्या कहेंगे, लैमिना, स्ट्रोमा, लैमिना कहेंगे। और जो ये लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम कहेंगे स्ट्रोमा। समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो लाइट रिएक्शन अकर हो रहा है ना, वो मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड, यानी कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे अकर हो रहा है, लाइट रिएक्शन इसमें अकर हो रहा है, लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे अकर हो रहा है, यहाँ पे डार्क रिएक्शन। समझ गए। अब देखो यहाँ पे लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। अब ये लाइट रिएक्शन का होना जरूरी है नहीं है, इसके पीछे क्या है, लाइट रिएक्शन का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, लाइट रिएक्शन क्या करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एटीपी प्रोड्यूस करता है और एनएडीपी, ये दोनों चीज प्रोड्यूस करता है कौन, लाइट रिएक्शन की सहायता से। और जो कि हेल्पफुल होता है किसमें, डार्क रिएक्शन। डार्क आगे जो जब डार्क रिएक्शन यानी लाइट रिएक्शन से क्या होता है, एटीपी और एनएडीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और डार्क रिएक्शन से क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ CO2, ठीक है। फिक्सेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल होगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी और NADPH। उसके बाद CO2 फिक्सेशन ऑफ CO2 ऑकर होगा, उसके बाद ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा अपना। यानी कि ये ओवरव्यू है। अब यहाँ पे जब हम इसी में पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन, जब यहाँ पे होता है तो यहाँ पे ये जो एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है। थाइलाकोइड क्या है, यहाँ पे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ठीक है। मेम्ब्रेन थाइलाकोइड में जाओ, मेम्ब्रेन हो, उस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अक्कर हो रहा है इनर मेम्ब्रेन पे। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।